21 जून को हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और 2015 से योग दिवस की शुरुआत हुई थी। कैसा रहा ये सफर, आइए जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देश भर में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और आयुष मंत्रालय द्वारा मुख्य आयोजन राजधानी नई दिल्ली में हुआ, जहां पर 35,985 लोगों के साथ विश्व का सबसे बड़ा योगा सेशन हुआ। 2016 में चंडीगढ़ में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया। थीम रही सतत विकास के लक्ष्यों के लिए योगा। 2017 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने तीसरे संस्करण की मेजबानी की। प्रधानमंत्री जी के साथ 51,000 से ज्यादा लोगों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल प्रैक्टिस किया। 2018 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ने योग दिवस का चौथा संस्करण आयोजित किया, जिसकी थीम थी योगा फॉर पीस। रांची झारखंड ने 5वां एडिशन 2019 में होस्ट किया, थीम रही योगा फॉर हार्ट। 2020 में कोरोना काल के चलते घर पर रहकर परिवार के साथ योगा करने पर बल दिया गया। वर्ष 2021 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी डिजिटल माध्यम से ही मनाया गया। थीम रही योगा फॉर वेलनेस। 2022 में मैसूर कर्नाटका में मुख्य आयोजन हुआ। थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 2023 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स में योगा इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 2024 में जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में योग दिवस का मुख्य आयोजन हुआ। थीम रही योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और 10 वर्षों के सफर के बाद 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन आ पहुंचा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस बार पूरी दुनिया 21 जून को आंध्र की तरफ देखेगी। योगारंभ हो, योगारंभ हो, विश्व को भेंट दी हमने योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। योगानुशासनम, योगानुशासनम, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। योग भारत की सौम्य शक्ति है। भारत की ओर से संपूर्ण विश्व को योग एक शाश्वत उपहार है। 21 जून 2025 को पूरा विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा और हम सब मिलकर कॉमन योगा प्रोटोकॉल करेंगे। भावना, क्या आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल का पहला कदम क्या होता है? योग की शुरुआत प्रार्थना से की जाती है। तो हम मंगल प्रार्थना करते हैं कि चाहे पृथ्वी की सेहत हो, हम सभी की सेहत हो, हम सभी स्वस्थ रहें। और इस बार की तो थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और योग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से आज जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी डॉक्टर भारत भूषण जी। आपका स्वागत है स्वामी जी हमारे कार्यक्रम में। योग के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण अतुल्य योगदान रहा है और वर्ष 1991 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और स्वामी जी की योग विरासत को बखूबी आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियोज में उनकी सुपुत्री, उनकी शिष्या आचार्य प्रतिष्ठा, बहुत बहुत अभिनंदन। हरिओम। हरिओम। सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगा, अगर पापा से कुछ सीखना हो तो अमूमन संकोच रहता है, फिर कैसे आपने योग सीखा उनसे? ये बिल्कुल अमित जी वैसी बात है कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाए, तो मछली का बच्चा तो स्वतः तैरना सीख जाता है। हाँ, दैट इज इन माय जीन्स। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें गुरु रूप में और पिता रूप में, दोनों रूप में गुरुदेव प्राप्त हुए और जो भी कुछ प्राप्त किया है
उन्हीं के माध्यम से किया है और उसी तरह से आगे उसे बढ़ा रहे हैं। जी स्वामी जी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, हमें जहाँ तक इतिहास में हमने समझा है कि शिव आदि योगी हैं और उन्होंने योग का जो ज्ञान है सप्त ऋषियों को दिया, पर योग की उत्पत्ति को कैसे समझें अब समय के साथ, और क्या पता चला है हमें इतिहास में? योग का ज्ञान भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को तो दिया, लेकिन उनके घर में क्या घटित हो रहा था ये तो सबको पता नहीं होता। अंदर की बात ये थी कि उन्होंने ये चीज स्थापित की कि योग परिवारी जनों के लिए है, योग गृहस्थियों के लिए है, योग सबके लिए है, विषम परिस्थिति में जीने के वाले लोगों के लिए तो और ज्यादा है। इसलिए उन्होंने योग का जो सबसे पहला उपदेश दिया वो सप्त ऋषियों से भी पहले, मैंने कहा ना, वो तो घर से तैयार होकर के बाहर निकला सप्त ऋषियों तक जाने के लिए, लेकिन वो सबसे पहले उन्होंने दिया अपनी जीवन संगिनी पार्वती को, शक्ति को। तो इस तरह से फिर ये परंपरा आगे चली। और जैसे इस बार का हमारा थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, ये हमारा शाश्वत थीम है। दुनिया को हम धीरे धीरे अपने मूल योग की तरफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि भाई हर एक आदमी अपने शरीर को ज्यादा प्यार करता है, इसलिए हम ये लेकर के चले शुरू से कि योग जैसे बीमारी सारी सेकुलर है। प्रधानमंत्री जी ने एक दिन संवाद में मुझे कहा कि बीमारी तो सेकुलर है ना स्वामी जी, कि हार्ट की बीमारी है, आपको डायबिटीज की बीमारी है, और बीमारियां हैं वो सेकुलर हैं, इसलिए उनको ठीक रखने का, उनसे मुक्त रखने का व्यक्ति को साधन भी सेकुलर है हमारा योगाभ्यास। तो ये शरीर से शुरू हुआ दुनिया के लिए, लेकिन अब हम योग की जो आगे की, आप देख रहे हैं पिछले 10 साल में जो थीम हम लोगों ने बनाए हर वर्ष का, वो ऐसे थे जो ये बता रहे हैं कि जीवन के हर पहलू को योग छूता है जी। और इस बार जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो है भारत के मूल की तरफ जाते हुए कि वन अर्थ वन हेल्थ। क्योंकि उस समय दुनिया में कोई देश नहीं था, दुनिया में पहला देश आपका देश भारतवर्ष है। उस समय कोई सभ्यता भी नहीं थी, तो उस समय जिस समय दुखत्रय विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु, जब 3 तरह के दुख मानव के ऊपर पड़ते हैं तो वो सोचता है इसके निदान का क्या उपाय है। तो उस समय उपाय हमारे ऋषियों ने दिया पूरी दुनिया को योग साधना का, कि वो दुखों से मुक्त हो और आनंद से युक्त हो। तो इस तरीके से अब जो है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये चीज स्थापित होती हुई पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया एक है, इसलिए उसको दुखों से निवारण करने वाली जो विद्या है वो भी एक ही है, एक ही स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य अलग अलग होते तो फिर पूरी दुनिया में इकट्ठी समस्याएं पैदा होती, इकट्ठी समस्याएं खत्म हो जाती, लेकिन नहीं। आज जितनी भी समस्याएं मानवता के सामने आ रही हैं तो उनको एक ही उपाय से, है ना, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत एक ही है जिसको हम योग कहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हम सब कर्म बुद्धि है ना, इन सब से मिलकर के, है ना, इंद्रिय हैं, बुद्धि है, मन है, अहंकार है, सब मिलकर के एक योगस्थ हो जाते हैं, तब हम सही निर्णय शक्ति पर आते हैं, सही एकाग्र होकर काम करते हैं। इसी तरह से जब दुनिया जो है मिलकर के विचार करती है, हमारा जो आज आप बोलेंगे योग का मंत्र, तो वो वेदों के समझे ऋग्वेद के संगठन सूक्त से लिया हुआ मंत्र है कि पूरी दुनिया इसको माने। संगठध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। पर स्वामी जी, सब लोग जी, स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि विश्व का दुख एक है और इसलिए विद्या भी एक है, आचार्य प्रतिष्ठा जी, विद्या के साथ साथ योग विज्ञान भी है। मोक्षायतन योग संस्थान की बात करें तो इसमें क्योंकि अनुसंधान केंद्र भी है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं योग से जुड़े जिस पे रिसर्च जरूरी है? बहुत प्यारा प्रश्न अमित जी आपने किया। विशेष रूप से मोक्षायतन योग संस्थान में वंदनीय गुरुदेव के मार्गदर्शन में हमने गतियों पर कार्य किया, क्योंकि आसन का मतलब है स्थिर सुखम आसनम, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ स्टेबल पोस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर आज से अगर थोड़ा सा हम 20 साल पहले जाएं तो ये वाली बीमारी नहीं थी, 10 साल पहले जाएं तो कोविड-19 नहीं था। तो जिसे हम
इवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है। उसी तरह से मैं एक बड़ी प्यारी सी बात आती है कि योग हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, पर समय के साथ योग भी फ्लेक्सिबल हुआ। क्योंकि एक बहुत पुरानी परंपरा है, कैसे हम समय के साथ उसमें भी कुछ शोध, लेकिन उसके दायरे में रहकर, तो गतियों का निर्माण हुआ, कुछ ऐसी मेडिटेशंस का निर्माण हुआ जो आज के परिवेश में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से कितनी बार हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया कि हम बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे या गाड़ी में बैठे बैठे भी, यानी हम रूढ़िवादिता से थोड़ा बाहर निकलकर आज के परिवेश में चीज़ों को देखें, वो कार्य मोक्षायतन योग संस्थान ने किया है। जी स्वामी जी, जब हम गीता की बात करें अगर, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि योग जो है कर्मों की कुशलता है, तो इस बात को कैसे समझें हम आज के संदर्भ में? कौशल्यम उन्होंने दिया कि योगः कर्मसु कौशलम। इसको आज के संदर्भ में बड़ी सीधे तरीके से हम समझ सकते हैं और समझ लेना चाहिए कि कार्य की कुशलता कब होती है? जब हम ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, जब हम एकाग्र होकर के समर्पण भाव से कर्म करते हैं। प्राय क्या होता है कि हम लक्ष्य के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं। योग ये सिखाता है कि आप अपने गंतव्य के बारे में एक बार विचार लो और उसके बाद जो रास्ता है उसके ऊपर फोकस करो, तब कुशलता आएगी, वरना दुर्घटना जरूर हो जाएगी। जी। तो इसलिए उस समय हमें लक्ष्य के बारे में नहीं सोचना है जी। वो तो एक बार सोचा और उससे प्रेरित होकर के हमने कर्म निश्चित कर दिए। तो योग में भी जैसे हम हर एक व्यक्ति के लिए, जैसे किचन में आपके बहुत सारी चीजें हैं खाने की, लेकिन दादाजी के लिए क्या जरूरी है, ऑफिस गोइंग पिताजी के लिए क्या जरूरी है, बच्चों के लिए क्या जरूरी है, गर्भिणी महिला के लिए क्या जरूरी है, उसमें छांटते। ऐसे योग में इतना सारा मसाला है कि हर व्यक्ति के लिए, जैसे 84 लाख तो आसन है इसके अंदर, तो ऐसे ही बाकी सब क्रियाएं भी, तो जो व्यक्ति हैं उनकी जरूरत के लिए उसको हम सुझाव दे देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मतलब पहली बार जिस चीज को लक्ष्य लेकर के किया गया था, अब जैसे जैसे जरूरत बढ़ रही है तैसे तैसे योग का स्वरूप जो है नए नए स्वरूप में सामने आ रहा है। अब दुनिया योग के समग्र स्वरूप से जुड़े, और हम लोग भारतीय ऋषि जो हैं वो उसको उसी उदारता से देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। बच्चों को नहीं पता है, वो तो अपने दादा, अपने पापा और मम्मी को जानते हैं, लेकिन दादा जो है हमारी संस्कृति दादा संस्कृति है, तो वो सबको जानती है और सबके भले का सोचती है। तो योग में नित्य नए प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, देश काल परिस्थिति के अनुसार। अभी आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको बता रही थी कि जो हमारे शोध हैं वो बिल्कुल समय संगत होते हैं। जिस समय कोरोना का काल आया तो कोरोना बता करके नहीं आया किसी को, लेकिन पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर थी कि जब कहते हैं गुरुजी के योगा इज द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन टू एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम, तो कोरोना के लिए क्यों नहीं? तो उस समय फिर मोक्षायतन योग संस्थान ने कोरोना रोधी योग प्रोटोकॉल डेवलप किया, लाखों लोगों ने अपने प्राण रक्षा उससे की। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जी स्वामी जी, कि जैसे हम कहते हैं नसें, तो नर्वस सिस्टम में तो नर्व्स हो गई, और आर्टरीज और वेन्स को भी नसें कहा जाता है जो ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन योग में हम कहते हैं नाड़ी। तो राइट नॉस्ट्रेल, लेफ्ट नॉस्ट्रेल, ये क्या ऊर्जा के प्रवाह के लिए है? नाड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है अमित जी। हम अक्सर ट्रांसलेशंस में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जैसे नसों को लोग सोचते हैं नाड़ी मतलब नर्व्स, नहीं, नाड़ी नर्व्स नहीं है, क्योंकि नर्व्स तो बहुत सारी हैं शरीर में। नाड़ियाँ 72,000 हैं, उसमें से भी जो मुख्य हैं वो है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। नाड़ी मतलब जो ट्रांसमिशन का जरिया है, एनर्जी के ट्रांसमिशन का जरिया। जब हम प्राण शक्ति की, ये ऐसे हो गया जैसे एक इसी बात पे छोटा सा उदाहरण दे दें कि एक बच्ची आई हमारे पास, उसने एक पुस्तक लिखी थी, तो चाह रही थी कि आचार्य जी आप इस पे अपनी टिप्पणी दे दें। हमने देखा तो उसमें उकड़ू बैठने की पोजीशन को उसने लिखा मल आसन। तो पहले हमको वही अटपटा लगा, चलो मल आसन, स्क्वाटिंग, उकड़ू कहते हैं जिसे हम, वो मल आसन। फिर उसके आगे लिखा हुआ वो अंग्रेजी में हो गया MALA, माला आसन, और इंग्लिश में लिखा हुआ गार्लैंड पोज। तो अब यही समझ नहीं है कि मल आसन गार्लैंड कैसे हो गया, मतलब कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो नाड़ी जो है दैट इज नॉट नर्व्स। हमारा नर्वस सिस्टम अलग है, उसमें हमारा स्पाइन है, हमारा ब्रेन है। नाड़ियाँ हमारे ऊर्जा के ट्रांसमिशन का काम करती है। उसका प्रयोग हम चक्र साधना में करते हैं।
उसका प्रयोग हम बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, आज विज्ञान कहता है लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी इज फेमिनाइन एनर्जी, राइट साइड ऑफ योर बॉडी इज मस्कुलाइन एनर्जी। यू हैड बीन फॉलोइंग इट कब से? अर्धनारीश्वर। हम कह रहे हैं ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। जब प्राणायाम या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम रेगुलेट करते उसको हम बैलेंस करते हैं। नाड़ी फील नहीं कर, टेंजिबल नहीं है, टेंजिबल नहीं है, दिखती नहीं। लेकिन 72,000 का गिनी कैसे? 72,000। अब ये हमारे ऋषि मुनियों ने, अब यहाँ पर भी कितनी बड़ी चीज आ जाती है कि हमें लगता है ये विज्ञान सम्मत है, पर सत्य ये है कि पहले कोई चीज एग्जिस्ट करती है, फिर विज्ञान उस पर शोध करता है। तो जब हम आज अपने, जैसे मैंने कहा कि आज विज्ञान कह रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज फेमिनाइन, राइट साइड ऑफ द बॉडी इज मस्कुलाइन, लेकिन हम उसे कब से मान रहे हैं कि ये तो हमारे अर्धनारीश्वर हैं, कि ये हमारी फेमिनाइन एनर्जी है, मस्कुलाइन। और फिर इसमें एक चीज़ आ जाती है अमित जी के, जैसे हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, सेरेबरम, सेरेबेलम, मेडुला। तो इन तीनों, अब मोटा मोटा समझें 2 हिस्से हैं। तो जिनका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वो राइट हैंडर्स होते हैं, जिनका राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं। फिर एक अवस्था प्राण आयाम, यानी प्राण को आयाम देकर हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं जब राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इक्वल हो जाता है। उसको हम समत्वम योग उच्चते, या योग की स्थिति कहते हैं। ऐसे लोग दोनों हाथों से लिख सकते हैं। हमारे वंदनीय गुरुदेव भी दोनों हाथों से लिखते हैं। तो आप इस तरह से हम अपनी शरीर की ऊर्जाओं को, अपनी मानसिक ऊर्जाओं को बढ़ा सकते हैं। जी स्वामी जी, ऊर्जाओं को बढ़ाने की बात है तो अष्टांग योग में धारणा है और ध्यान है, इन दोनों को कैसे समझे, क्या फर्क है, अंतर क्या है दोनों में? हर क्लास की अपनी महत्ता है, हर सब्जेक्ट की अपनी महत्ता है। मैं इसको अभी तत्काल ही बोल रहा हूँ कि कैसे भूमिका इनकी तय होती है। कि आसन निर्मल करे देह को, प्राणायाम से निर्मल प्राण, प्रत्याहार से सभी इंद्रियां, धारणा बुद्धि जीवन ध्यान। इस तरह से जो शोधन का कार्य है वो ऐसा नहीं है कि केवल सीधे सीधे किसी को प्राणायाम, सीधे सीधे ध्यान, ये तो ऐसा हो गया जैसे एकदम से उछल करके मैं अभी जो है 27,000 फीट की ऊंचाई पे एवरेस्ट पे पहुंच जाऊंगा, नहीं है। तो योग के सारे अंग जो हैं उनकी अपनी अपनी पूरी महत्ता है, और किसी की भी महत्ता एक दूसरे से कम नहीं है, कम नहीं है। तो इसलिए जो धारणा की बात है उसका देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी चित्त को किसी एक स्थान पर हम जोड़ देते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, मैं आजकल फोकस कर रहा हूँ पढ़ाई के ऊपर, जी आजकल फोकस कर रहा हूँ बच्चे की शादी के ऊपर, तो आप वहां पर धारणा ले लेंगे, सारी ऊर्जाएं उस काम को ठीक से संपन्न करने में आपकी सहयोगी हो जाएंगी जी। तो ये धारणा है। तो देशबंध, हमारा जो शरीर है ना, ये तो ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी पूरा ब्रह्मांड का मिनिएचर है हमारा शरीर। जैसे अभी आचार्य प्रतिष्ठा ने आपको बताया कि वहां जो है अर्धनारीश्वर भगवान शिव हैं, लेकिन हम सब उनके अंश हैं ना, तो इसलिए हमारे अंदर ही मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन पावर्स जो है दोनों व्यक्ति के अंदर होती हैं, और वो स्वरों के रूप में हम उसको देख लेते हैं। तो इसी तरह से धारणा का भी एप्लीकेशन हम शरीर के विभिन्न अंगों में, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने में दर्द है, तो हम उसको फोकस करने के लिए उन अंगों पर धारणा लेते हैं, और उन अंगों की पुष्टि के लिए फिर पूरी ऊर्जा का, जैसे अगर एक फ्रंट खुल गया कश्मीर में, तो फिर सारी फोर्स जो है वहां फोकस करेगी और उसे ठीक करके ही वापस आएंगे हम। जी, जैसा तो ऐसे ही जी स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि एकदम सीधा 27,000 फीट पे नहीं जा सकते, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट स्वामी जी ने कहा है कि जब आप योग से जुड़े तो जो अष्टांग अंग की 8 सीढ़ियां हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बहुत जरूरी है 8। तो अब नहीं, वही सीढ़ियां नहीं है, वो भी अंग हैं। अच्छा, मतलब सीढ़ियां तो होता है कि एक सीढ़ी छोड़ देंगे फिर अगली सीढ़ी पे चले गए, तो यहाँ सीढ़ी छूटती कोई नहीं है। आप जब मुक्ति पे पहुंचते हैं, हाँ, जब मोक्ष पे पहुंचते हो, तब तक भी शरीर को आपको ठीक रखना है, ये सीढ़ी पार नहीं होगी जी। लेकिन जब शरीर छोड़ दिया। लेकिन एक मैं चाहता हूँ कुछ इलाज पे भी हम बात करें प्रतिष्ठा जी। जैसे आजकल हृदय संबंधी रोग बहुत होते हैं, तो कई बार डॉक्टर कहता है कि आपका जो हार्ट का पंपिंग है वो कम है, इजेक्शन फ्रैक्शन EF। तो अगर मान लीजिए हार्ट पंप नहीं कर रहा है, क्या योग मेरी मदद कर सकता है? एब्सोल्युटली, योग ही मदद कर सकता है।
हार्ट पंप क्यों नहीं कर रहा है? देखिए हार्ट का फंक्शन क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। हार्ट हमें अलाइव रखता है, ब्रेन हमें एक्टिव रखता है। कितनी बार ऐसा होता है, हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन काम नहीं कर रहा बट सब्जेक्ट इज अलाइव। फिल्मों में भी देखा ये वो महसूस कर रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता बिकॉज बॉडी एक्टिविटी नहीं है। हार्ट पंप क्यों नहीं कर रहा? हमारे जितने भी अब यहाँ नर्व्स आ गई, तो वहाँ जो ब्लड का ट्रांसमिशन है, जब दो कारणों से, एक तो ब्लड थिक हो गया, वो एक पंप है, एक मोटर है जो काम करेगी जिससे ब्लड जो है चारों यानी हर ऑर्गन को नरिश करने के लिए पहुंचेगा। वो थिक हो गया, उस वजह से नहीं जा पा रहा, या फिर हमारा तनाव इतना हो गया कि हमारी नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो फिर ब्लड का ट्रांसमिशन इफेक्ट हो गया। तो दोनों तरह से ब्लड की थिनिंग में प्राणायाम काम करता है, और जो हमारी नर्व्स की टेंशन है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, उसमें ध्यान काम करता है, क्योंकि हम ब्रेन को अपने एक्टिवेट करके हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करते हैं। तो एक बड़ी प्यारी योग में टेक्निक होती है योग निद्रा। वैसे तो परमात्मा ने आपको रोज का 8 घंटा दिया है रिलैक्स होने के लिए, लेकिन योग निद्रा इज अ कॉन्शियस स्लीप। 20 मिनट की योग निद्रा इज इक्वल टू 5 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप। तो उसमें हम अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके हम अपनी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं। मतलब मन को भी उसमें हम वश में कर सकते हैं, वही आवश्यक है अंततः तो। जी, हमारे पास 1 मिनट शेष रह गया है। स्वामी जी, चलते चलते अब जब पूरा विश्व 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अपनी दिनचर्या में हम योग को कैसे शामिल करें? मोदी जी का ये उपहार, योग करें सारा संसार, ये बात मैंने 2015 में कही थी, और आज मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मतलब ये कि हम इस दिन से ये संकल्प कर लें कि अब हमें हर दिवस को योग दिवस बनाना है। तो इससे योग दिवस भी सार्थक हो जाएगा, हम सब के लिए, पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो जाएगा, और हम योग की परंपरा को पोषण देने वाले व्यक्तियों में भी शुमार हो जाएंगे। विद्या जब जीवन से, व्यवहार से हट जाती है तो विद्या मर जाती है। ये बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रयास थे, जो 100 साल से भटके हुए प्रयास चल रहे थे, उनको एक जगह जोड़ने का अवसर आ गया, और उन्होंने यूएनओ से ये घोषणा कराई कि मानवता ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे कल्याण की विद्या है, उसके बाद भी अगर उसे व्यवहार में नहीं लाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए आज का मेरा तो निवेदन कहिए वो यही है, और अपेक्षा भी यही है कि हम लोगों ने, आज मैं नहीं जानता, पूर्व जन्मों से मेरे साथ ये चीजें चली आ रही हैं, तो उनको आगे कल्टीवेट करने के लिए हमें अगली जनरेशन चाहिए। तो योग को अपनाएं और जीवन को सफल बनाएं। जी, शुक्रिया स्वामी जी। अंतिम संदेश आज 11वें योग दिवस के लिए। बिल्कुल, हमने 10 साल की यात्रा पूरी की है, और मैं यही संदेश देना चाहूँगी यंगस्टर्स के लिए, विशेष रूप से योग आपके डीएनए में है, आपने पूरे विश्व को योग दिया है, तो अगर 11वें वर्ष में आके भी हमारे यंगस्टर्स योग को ना अपनाएं तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार कि आप हमारे साथ जुड़े और योग से जुड़ी हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई। दूरदर्शन से तो मैं बहुत पहले से 1968 से जुड़ा हुआ हूँ, आज आपने याद दिला दिया दोबारा से मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रतिष्ठा जी। हरिओम, हरिओम, एंड हैप्पी योगा डे। थैंक यू। हैप्पी योगा डे।